इस वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से, जो 14th सेंचुरी के मिडिल तक चलता है। इस एज में कई अलग अलग चीज़ें हुई, जैसे क्लर्जी या चर्च लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, नोबल लॉर्ड्स और किंग्स फ्रेंच का यूज़ करते थे और आम लोग ओल्ड इंग्लिश का यूज़ करते थे। इस समय क्रॉनिकल्स, रिलीजियस, डिडैक्टिक वर्क्स लिखे गए। पोइट्री और ड्रामा इस टाइम का फेमस फॉर्म था राइटिंग का। नॉर्मन्स लोग पेगन, बारबेरियन और लुटेरे लोग थे, जो डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड से यूरोप में लूटमार करने के लिए आते थे। ये दूसरे देशों में इसलिए रेड्स करते थे क्योंकि इनके खुद के देशों में जिंदगी जीने के बेसिक सोर्सेज की कमी थी, जैसे उपजाऊ मिट्टी का न होना, अच्छी फसलों का न होना, टेक्नोलॉजी, ये सब कम थे इनके देशों में। इसलिए इनको सरवाइव करने के लिए लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। 10th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इनमें से कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में जाकर बस गए, क्योंकि उस समय के फ्रेंच किंग चार्ल्स ने इनको रहने के लिए कुछ ज़मीनें दी, इस वादे पर कि ये लोग फिर से फ्रांस में लूटपाट न करें। उस समय इन नॉर्मन्स का लीडर था रोलो। जहाँ पर ये लोग रहने लगे उसको सिटी ऑफ रोनहेड के नाम से जाना जाने लगा। कुछ समय के बाद रोलो और उसके फॉलोअर्स ने फ्रेंच लैंग्वेज को, वहाँ के रिलीजन को, लॉज को, कस्टम्स को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। ये लोग फ्रेंच लोगों से पूरी तरह से घुल मिल गए। वे सब फ्रेंक्स बन गए नाम से, लेकिन इन लोगों को नॉर्मन्स के नाम से जाना जाने लगा और जहाँ ये लोग रहते थे उसको नॉर्मंडी के नाम से पहचान मिली। 11वीं शताब्दी तक नॉर्मंडी क्रिश्चियन स्टेट में सबसे ताकतवर स्टेट बन चुकी थी। इन लोगों ने लूटपाट करना बंद कर दिया था और खेती वगैरह करने लगे थे, लेकिन ये लोग बहादुर होते थे। इसके बाद टाइम आता है इन लोगों की इंग्लैंड पर जीत का, जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है या बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है। इस बैटल को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इस वॉर के बाद इंग्लैंड में क्या क्या चीज़ें बदल गईं। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ये कहानी शुरू होती है एडवर्ड द कन्फेसर से, जो इंग्लैंड का किंग हुआ करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद राजा बनने वाला उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और वो अचानक से बिना किसी दूसरे राजा को अपनी जगह पर बनाए मर गया। उसके मरने के बाद इंग्लैंड का एक शक्तिशाली नोबलमैन का बेटा, जिसका नाम हैरोल्ड गॉडविंसन था, वो राजा बना। दूसरी तरफ विलियम ऑफ नॉर्मंडी अपने आप को अगला राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड मानता था, क्योंकि एडवर्ड द कन्फेसर ने 1050 में विलियम को इंग्लैंड का अगला राजा बनाने का प्रॉमिस किया था। विलियम ऑफ नॉर्मंडी ऐसा मानता था। हैरोल्ड गॉडविन ने एडवर्ड के मरते ही राजा की गद्दी ले ली। ये जल्दबाजी इसलिए की गई क्योंकि नॉर्वे का राजा मैग्नस और उसका बेटा हैरोल्ड हैरडाडा इंग्लैंड के थ्रोन को पाने के लिए इंग्लैंड पर अटैक कर सकते थे, क्योंकि वे इंग्लैंड के पहले राजा हार्थकनूट की लाइन से थे। तो जनवरी 1066 में किंग हैरोल्ड सेकंड को इंग्लैंड का राजा चुना गया सेंट पॉल कैथेड्रल में। जैसे ही हैरोल्ड गॉडविंसन के राजा बनने की खबरें विलियम ऑफ नॉर्मंडी और हैरोल्ड हैरडाडा तक पहुंची, उन दोनों ने इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर ली। और दूसरी तरफ किंग हैरोल्ड ने 6 दिन में 200 मील की दूरी तय करके हार्ड्राडा और उसकी वाइकिंग सेना को पकड़कर हरा दिया और बहुतों को मार दिया गया। इस जीत के बाद किंग हैरोल्ड ने नॉर्मन किंग विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी के यॉर्क में पड़ाव डालने की खबरें सुनी तो वो वहाँ से निकल गया। विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने अपना पड़ाव पेवेंसी में डाला, जो इंग्लैंड के साउथ में सिचुएटेड है। वहां से वो अपनी सेना लेकर हेस्टिंग के लिए आगे बढ़ा, जहां पर उसने एक लकड़ी का टेम्परेरी किला बनवाया। ये शाम थी 13 अक्टूबर 1066 की, जब दो तरफ की आर्मी ने अपने अपने सामने कैंप लगाना शुरू कर दिया। विलियम ऑफ नॉर्मंडी के पास अपनी सेना को बैटल के लिए तैयार करना आसान था, क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले ही वहां पहुंच गया था। दूसरी तरफ हैरोल्ड ने अभी अभी एक युद्ध जीता था यॉर्क के पास, जो उसने 25 सितंबर में हैरोल्ड हैरडाडा से लड़ा था। 14 अक्टूबर 1066 सुबह का समय हैरोल्ड ने अपनी आर्मी को एक अच्छी डिफेंसिव पोजीशन पर लगा दिया। इस आर्मी ने हिल साइड, मतलब ऊपर की तरफ, लगभग 1 मील लंबी सोल्जर वॉल बना दी, जिसको शील्ड वॉल कहा जाता है। विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी की आर्मी नीचे की तरफ थी। उसकी आर्मी में 3 रैंक थी,
आर्चर्स सबसे पहले, उसके बाद इन्फेंट्री मीन्स पैदल सैनिक और उसके बाद घुड़सवार मीन्स नाइट्स। लगभग सुबह के 9 बजे युद्ध शुरू होता है, युद्ध के जोरदार नगाड़ों के साथ। हेरल्ड की सेना ने नॉर्मन सेना को स्टार्टिंग में खदेड़ दिया। विलियम की सेना फिर दोबारा से इकट्ठी हुई, लेकिन एक अफवाह फैल गई कि विलियम मारा गया। इसलिए विलियम की सेना में भगदड़ मच गई। कुछ इंग्लिश सोल्जर ने नॉर्मन सोल्जर का नीचे तक पीछा किया, लेकिन नॉर्मन सेना ने नीचे दोबारा से इकट्ठा होकर उन पीछा करने वाले सोल्जर्स को मार दिया। इससे पहले विलियम ने अपने आप को अपनी आर्मी को दिखाया कि वो अभी जिंदा है और कहा, लुक एट मी, आई लिव एंड विद गॉड्स हेल्प आई शैल कॉन्कर। पूरे दिन नॉर्मन आर्मी शील्ड वॉल पर बार बार अटैक करती रही। 2 बार उन्होंने बीच बैटल छोड़कर भागने का दिखावा भी किया, जिससे कि वो इंग्लिश सोल्जर्स को इनकरेज करें कि वो उनके पीछे ये शील्ड वॉल तोड़कर आए, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। अब शाम का समय हो चुका था। हेरोल्ड के 2 भाई कुछ इंग्लिश कमांडर्स के साथ में मारे गए थे। फिर एक निर्णायक मीन्स फाइनल मोमेंट आता है और हेरोल्ड की सीधी आंख में एक तीर लग जाता है और वो मर जाता है। इस पर विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी की जीत हो जाती है। विक्ट्री के बाद विलियम लंदन की तरफ मार्च करता है और 1066 में क्रिसमस के दिन इंग्लैंड के शाही तख्त पर बैठता है। एक जनरेशन के बाद नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से बदल दिया। जो कुछ आज हम इंग्लैंड में देखते हैं वो सब नॉर्मन्स ने ही ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने इंग्लैंड की लैंग्वेज, लॉज, रीति रिवाज, संस्कृति और आर्किटेक्चर सब बदल दिया। उन्होंने उस समय इंग्लैंड में जल्दी जल्दी बहुत से कासल बनवाए ताकि उनका रूल इंग्लैंड पर बहुत लंबे समय तक बना रहे। अब ये सवाल उठता है कि ये नॉर्मन्स लोग कौन थे? तो नॉर्मन्स का मतलब होता है नॉर्थमैन। ये चीज़ ये दिखाती है कि ये लोग स्कैंडिनेवियन लोगों की दूसरी ब्रांच थी, जो लोग यूरोप और ब्रिटेन पर 787 ईस्वी में अटैक कर रहे थे। ये लोग लगातार यूरोप के देशों को लूटते रहते थे। कभी कभी ये लोग इकट्ठा होकर कहीं पर सेटल भी हो जाते थे। इन लोगों में ही डेन्स, वाइकिंग, स्वीड्स और नॉर्मन्स जातियां थी, जिन्होंने पूरे संसार का नॉर्थ का हिस्सा कंट्रोल किया हुआ था। बाद में ये लोग एशिया तक पहुंच गए और कहा जाता है कि इन्हीं लोगों ने रशिया को भी फाउंड किया और उधर से लोग चाइना और कॉन्स्टेंटिनोपल से बिजनेस किया करते थे। अगर इस जीत के बाद इंग्लिश लोगों की लाइफ और लैंग्वेज की बात की जाए तो 90% आम लोगों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। मूल रूप से कोई चेंज नहीं हुए थे उनकी लाइफ में। बस अगर कुछ बदला था तो उनका राजा। एक ग्रुप जो मोनेस्ट्री में रहता था, जैसे मॉन्क्स और नन्स, उन लोगों को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। वो लोग पहले की तरह ही अपना काम आगे भी करते रहे, क्योंकि विलियम ने ना तो कोई लाइब्रेरी को जलाया था और ना ही किसी ऐसी जगह को बर्बाद किया था जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड हो। और बाकी बचे 10% वे लोग थे जिनकी ज़िंदगी बड़े रूप से बदल चुकी थी। ये लोग इंग्लिश नोबल लोग थे, जिन लोगों को विलियम ने उनके लैंड और कासल से हटाकर अपने नॉर्मन्स नोबल लोगों को रिप्लेस कर दिया। नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल कोर्ट की लैंग्वेज बन गई, जिसको विलियम और उसके नोबल लॉर्ड्स बोलते थे। चर्च में बोलने और लिखने के लिए पहले की तरह लैटिन का ही यूज़ होता रहा, लेकिन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लैंड की आम लोगों की भाषा थी, उसमें भी उस समय कई बड़े बदलाव हुए। बाद में इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्मन्स लोगों द्वारा भी बोली जाने लगी और फ्रेंच के बहुत से वर्ड इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर हो गए और सामान्य रूप से वो यूज़ किए जाने लगे। बाद में फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होती गई और इसके साथ में वर्ड्स की स्पेलिंग भी, जैसे CWEN बना क्वीन, SCIP बना शिप, SCOLDE बना शुड, मीन्स CWQ में और SCSH में और CCH में चेंज हो गया। इंग्लिश लोगों ने रूलिंग क्लास की लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट कर दी। इसके साथ ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई वर्क्स को लैटिन और फ्रेंच में ट्रांसलेट कराया गया और बाद में धीरे धीरे इंग्लिश वैसी बन गई जैसी आज हम उसको यूज़ करते हैं। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि नॉर्मन लोग कौन थे और किस तरह से वो इंग्लैंड में आए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।